भारत में 100 मिलियन जॉब्स जनरेट करने का टारगेट था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2022 तक, लेकिन अभी तक सिर्फ 18.4 मिलियन जॉब्स ही जनरेट हो पाए हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 कहता है कि सरकार लोगों को एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में शिफ्ट नहीं कर पाई है और अभी भी एग्रीकल्चर ही लीडर है 46.1% के साथ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तो आई है, लेकिन ज्यादातर सर्विसेज और स्टार्टअप सेक्टर्स में चली गई है। मैन्युफैक्चरिंग से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का टारगेट 16% से 25% करने का था, लेकिन 10 साल के बाद भी ये 15.9% ही रहा है। भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गई है, लेकिन अगर इसी इकोनॉमिक आउटपुट को सभी लोगों में डिवाइड कर दें तो हर एक आदमी के हिस्से का जो एक एवरेज इनकम बनेगा, जिसे पर कैपिटा जीडीपी भी कहते हैं, उसके लिस्ट में अभी भी हम 140 के नीचे ही घूम रहे हैं। और इसी गैप को फिल करने के लिए मेक इन इंडिया जैसा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था ताकि रूट लेवल से सबका विकास हो सके। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग को मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को मोमेंटम क्यों नहीं मिल रहा है? मेड इन इंडिया ये दुनिया में ब्रांड क्यों नहीं हो पा रहा? इंडिया सर्विस सुपर पावर तो है, लेकिन प्रोडक्ट नेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? आइए डिकोड करते हैं आज के इस वीडियो में। हिस्ट्री में पीछे जाकर अगर देखें तो कॉलोनियल रूल के टाइम पे इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, लेकिन अंग्रेजों ने हमें सिर्फ एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बना दिया। आजादी के बाद भी ज्यादातर कंपनी सरकार चलाती थी, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा चांस ही नहीं दिया गया। बचपन में हमने पढ़ा है, सुना है कि हमको आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन असली आजादी 1991 में मिली थी जब लाइसेंस राज खत्म हुआ। एक्चुअली उस जमाने में बिजनेस करने के लिए 80 से ज्यादा लाइसेंस चाहिए होते थे और यह सब इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि लाखों लोग कभी बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाए। मगर इसको कभी ना कभी तो चेंज होना ही था और आखिर ये 1991 में चेंज हुआ जब लिबरलाइजेशन अनाउंस किया गया, यानी जब रेस्ट्रिक्शंस को लूज किया गया। लेकिन तब तक इन 44 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस एनवायरनमेंट कमजोर हो चुका था। आईटी और आउटसोर्सिंग ने ग्रोथ जरूर दी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कभी प्रायोरिटी नहीं बन पाया और सिस्टम के रूट्स वीक ही रह गए। फिर 1991 के बाद की कहानी अगर देखें तो लिबरलाइजेशन ने ग्लोबल मार्केट के लिए खुद को ओपन तो किया, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे थे जो तब भी वही थे और आज भी वही है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अगर किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्स करना है तो लगभग 1445 दिन लगते हैं, यानी कि 4 साल लगते हैं। और अगर चाइना के साथ कंपेयर करें तो वहां पे सिर्फ 496 दिन लगते हैं। न्यूजीलैंड में तो और भी फास्ट है, सिर्फ 216 दिनों में काम निपट जाता है। और सिर्फ लीगल प्रोसेस ऐसे नहीं, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी मैन्युफैक्चरिंग को पीछे खींचता है। इंडिया में ये कॉस्ट जीडीपी के 14 to 18% तक है, जबकि ग्लोबल एवरेज सिर्फ 8% है। यानी माल बनाना ही नहीं, उसे पहुंचाना भी महंगा और स्लो है। 2014 के बाद इंडिया के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 142 से 63 तक आ गई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आज भी वही है। बिजनेस शुरू करने के लिए मल्टीपल अप्रूवल्स, रजिस्ट्रेशंस और रेड टेप से गुजरना पड़ता है। सरकारी ऑफिसेस के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और अगर काम जल्दी निपटाना है तो पैसे खिलाने पड़ते हैं। और जब एक इन्वेस्टर बार बार डिले और रेड टेप से गुजरता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं खोता, वो ट्रस्ट भी खोता है। उसके अलावा टैक्सेस की बात करें तो वो एक अलग ही मसला है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस, लैंड प्रोटेस्ट, पेपर वर्क सब कुछ अटका देता है। और अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका बिजनेस शुरू हो जाता है तो उसको आगे चलाने के अलग ही चैलेंजेस है, जैसे कि ट्रेंड वर्कफोर्स। पॉपुलेशन तो ज्यादा है, लेकिन स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है, क्योंकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम स्किल्स पे कम और डिग्री पे ज्यादा फोकस करती है। इस वजह से इंडस्ट्रीज को ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं मिल पाते और जो टैलेंटेड होते हैं वो देश छोड़कर चले जाते हैं। मतलब बाकी चीजें चाहे कम एक्सपोर्ट होती हो, लेकिन हमारा बेस्ट टैलेंट जरूर एक्सपोर्ट होता है। तो अब अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो सिर्फ स्लोगन से काम नहीं चलेगा, सिस्टम भी सुधारनी पड़ेगी। चाइना के साथ मैन्युफैक्चरिंग में एक और की रेस में हमको थोड़ा तेज दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि वियतनाम के साथ साथ मेक्सिको, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे छोटे देश भी तेज भाग रहे हैं। और रही बात हम कॉमन लोगों की, तो जरूरत है हमारे माइंडसेट को भी थोड़ा अपग्रेड करने की, क्योंकि जब तक हम हमारी देसी चीजों को सेकेंड क्लास समझते रहेंगे तब तक मेड इन इंडिया भी कभी ब्रांड नहीं बन पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।